हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भी फिज़िक्स की क्लास 12th की सभी इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस की ये हमारी सीरीज़ शुरू हो रही है। तो वन बाय वन हम लोग सभी इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोगों ने साथ में क्या करना है कि साथ साथ में खुद इनको सोल्व करके अपने नोट्स बनाएं और इनके जितने भी फॉर्मूलाज होंगे उनको अच्छे से आपने याद रखना है, क्योंकि इन पर बेस्ड ही आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। सबसे पहला हमारा भी चैप्टर है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें कि हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है अभी कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हो सकता है कि आप में से मोस्टली बच्चों को फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी डेरिवेशंस हैं वो सब अच्छे से याद होंगी, तो आप लोग फिर आगे सेकंड चैप्टर से शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपके पास फर्स्ट चैप्टर के अच्छे नोट्स नहीं हैं तो साथ में नोट्स ज़रूर बना लेना, तो आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। भी कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं फिर वो एक दूसरे को करेंगे रिपेल। अगर वो दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को करेंगे भी अट्रैक्ट। तो जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, so force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges। तो मान लीजिए इन दोनों चार्जेस में भी डिस्टेंस है r, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लगेगी भी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पर एज्यूम करने के दोनों चार्जेस हमारे लाइक चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स इस तरह से अप्लाई होगी, एफ फोर्स जो होगी Q1 के ऊपर भी और Q2 के ऊपर भी। क्लियर है अभी? इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हमें ज्वाइन करके मिलता है अभी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दें तो यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट k यूज़ कर सकते हैं। तो k इज़ दी कांस्टेंट ऑफ दी प्रोपोर्शनैलिटी। तो इन SI यूनिट्स k की वैल्यूज़ हमारे पास भी क्या आई हैं, इन SI यूनिट्स k की वैल्यू भी सोल्व करके आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले एक्सप्लेन करते हैं। So here epsilon naught is absolute permittivity of the free space। ठीक है, so this is the absolute permittivity of free space। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फ्री स्पेस जो है वो चार्ज की फोर्स को अपने में से किस तरह से पास होने देती है। फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम या फिर एयर भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आप लोगों ने भी याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और अगर इसकी यूनिट्स हों तो वो आप लोग इस फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं, वैसे भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो वो है अभी कूलम स्क्वायर, कूलम होती है अभी चार्ज की यूनिट पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट फॉर दी फ्री स्पेस। ठीक है, तो फ्री स्पेस के लिए इसकी ये वैल्यू रहेगी। अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो ये जो है अभी इसको अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं तो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला क्या बन जाता है अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा भी फोर्स का फार्मूला बन चुका है। तो यहाँ से हमारा जो मेन फॉर्मूला कूलम्स लॉ ने हमें दिया है अभी फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है अभी इसकी भी वैल्यू सोल्व की जाती है। इसकी पूरी वैल्यू सोल्व करने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है, दैट इज़ दी 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अगर इसकी यूनिट आए तो वो है भी न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू दी कूलम की पावर -2, यानी कि एप्सिलॉन से इसकी यूनिट रिवर्स हो जाएंगी सभी पावर्स, क्योंकि एप्सिलॉन हमारा डिवाइड में आ चुका है। तो ये कुछ वैल्यूज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है। इतना क्लियर है अभी?
अब देखो अगर हम लोग मीडियम चेंज करते हैं तो हमारे पास कूलम्स लॉ का फार्मूला चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग एप्सिलॉन नोट की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, भी एप्सिलॉन यूज़ करेंगे। वो हम लोग आगे के टॉपिक में बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टॉपिक में। अब हम लोग कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। नाउ इन वेक्टर फॉर्म, सो भी वेक्टर फॉर्म में क्या है कि हमें सभी वैल्यूज़ को वेक्टर्स यानी कि डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट करना होगा। तो मान लीजिए भी ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है दैट इज़ द Q1, और यहाँ पर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है भी Q2, ठीक है। Q1 का यहाँ से पॉइंट O से भी पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं भी R1 वेक्टर, और Q2 का यहाँ से पोजीशन वेक्टर है भी R2 वेक्टर, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। चलो अब Q1 Q2 को अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो ये वेक्टर जो है भी इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब यहाँ से हम लोग पहले फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब हमें केस खुद अज्यूम करना है कि दोनों चार्जेस में जो फोर्सेस हैं वो रिपल्शन है या फिर अट्रैक्शन है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो Q2 पर फोर्स लग रही है भी इस तरफ, किसने लगाई है, Q1 ने। तो इसका हम लोग नाम क्या रखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2/1, सो F21 वेक्टर, ठीक है। और सिमिलरली Q1 के ऊपर फोर्स लगेगी भी इस तरफ, उसका नाम रखा जाएगा F12 वेक्टर, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1/2, ठीक है। अब बारी आती है भी यूनिट वेक्टर्स को चूज करने की। Q1 से 2 की तरफ जो जाएगा यूनिट वेक्टर उसका नाम आएगा भी R12 कैप, और जो Q2 से Q1 की तरफ जाएगा उसका नाम होगा भी R21 कैप, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं और ये हमारा जो मेन चार्ज है। इतना क्लियर है अभी। चलो तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। सो नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2, ठीक है। अब देखो Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है बाय Q2 वो कौन सी है भी F12 वेक्टर। अब फॉर्मूला तो सेम रहेगा जो हमने पीछे सोल्व किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब देखो भी R हमने इसको ज्यूम कर लेना है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस है इसको हमने ज्यूम कर लिया भी R। आप लोग चाहे तो इसको R12 भी अज्यूम कर सकते हैं, दोनों का काम सेम ही रहेगा। अब साथ में इसकी डायरेक्शन शो करनी है। अब देखो भी F12 वेक्टर इस तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये वाला यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो दिस यूनिट वेक्टर यानी कि R21 कैप, ये जो दोनों है भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे, R21 और F12, ठीक है। इन दोनों की सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पर क्या लगेगा अभी R21 कैप। इतना क्लियर है अभी। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, ठीक है। अब हमने Q2 के ऊपर जो फोर्स निकालनी है अभी बाय द Q1, वो हमारी क्या बनेगी भी F21 वेक्टर। तो वो बन गई भी F21 वेक्टर विच इज इक्वल्स टू दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस का फॉर्मूला सभी फॉर्मूला सेम रहेगा भी, सिंपली हमें यूनिट वेक्टर चेंज करना है। इसकी डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, दैट इज दी R12 कैप। तो ये आ गया अभी R12 कैप, ठीक है। नाउ यूनिट वेक्टर है अभी, दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, R12 एंड R21। सो हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं इक्वेशन के R12 कैप दिस वन इज इक्वल्स टू दी माइनस R21 कैप, बिकॉज दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। यूनिट वेक्टर है, इक्वल तो होंगे ही मैग्नीट्यूड में, बट यहाँ पर ऑपोजिट चल रहे हैं तो साइन लग गया माइनस। तो इसकी जगह पर हम लोग भी क्या पुट कर सकते हैं, माइनस R21 कैप। सो देयरफॉर F21 वेक्टर बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू माइनस R21 कैप, ठीक है। अब इसकी माइनस को हम लोग आगे शो कर लेते हैं। सो इट बिकम्स दी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब देखो भी R12 कैप की फॉर्म में जो हमारा फॉर्मूला था वो तो, ठीक है,
हमने यहाँ पर यूज़ करना था भी, सॉरी, R21 कैप, ठीक है, इसकी वैल्यू यूज़ की है R21 कैप माइनस में। तो ये आ गया अभी R21 कैप की फॉर्म में हमारा ये आंसर था फर्स्ट फोर्स का। सो इट बिकम्स दी -F12 वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू दी -F12 वेक्टर, यानी कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड ये अपोजिट अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं। वैसे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आप लोगों ने सिंपली फोर्सेस को और ये डायग्राम को रिप्रेजेंट करना होता है, वो आपका यहीं से हो जाएगा सिंपली। इतना क्लियर है अभी? तो ये है अभी कूलम्स लॉ एंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसके बाद हमारे पास भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमारे आगे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने और ऐड कर लेनी है कि यहाँ पर हमने दोनों चार्जेस को लाइक चार्जेस लिया है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों का ही प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये केस हमने यहाँ पर सोल्व किया है। कई बार आपको स्पेशल स्टेटमेंट में दिया जाता है, फिर आप उस अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शंस को ड्रॉ यह कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं भी इसमें से, उनको पहले एक्सप्लेन करते हैं। सो अभी इसके बाद है हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स, जिसमें कि सबसे पहले आता है भी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज का मीनिंग क्या है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर आप किसी भी जगह पर चार्ज को देखते हैं, चार्ज को सोल्व करके देखते हैं, मेज़र करते हैं, तो वो चार्ज हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दी ई होगा। ई क्या होता है भी? इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और दी प्रोटॉन, जिसे कि हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग चार्ज सोल्व करेंगे, मेज़र करेंगे, तो वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई की फॉर्म में ही आएगा, बिकॉज चार्ज होने का जो मेन रीज़न क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन आइदर लॉस किए होंगे या फिर गेन किए होंगे, दोनों ही केसेस में हमारे पास टोटल जो चार्ज आएगा भी वो ऑलवेज Q इज इक्वल्स टू दी प्लस माइनस एन ई, यानी कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दी एलिमेंट्री चार्ज ही होने वाला है, वेयर एन इज एन इंटीजर। ठीक है भी, ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। सेकंड आता है भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं भी रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो हमने ऊपर किया था कि एप्सिलॉन नॉट क्या है भी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी को डिवाइड करते हैं, ठीक है, नीचे रखते हैं, ऊपर रखते हैं भी किसी मीडियम की जो हमारी परमिटिविटी होगी, सो मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इन दोनों का रेशो क्या होता है भी? दैट इज नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हम इसे फोर्स की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस इन सम अदर मीडियम, इन दोनों के रेशो से हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाते हैं। अगर हम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट को के साथ इक्वेट करें, एप्सिलॉन नोट इधर आ जाएगा, के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी गेट द फॉर्मूला के इंटू एप्सिलॉन नोट इज इक्वल्स टू दी एप्सिलॉन, यानी कि किसी भी मीडियम की जो हमारी परमिटिविटी है भी उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? के इंटू एप्सिलॉन नोट। सिमिलरली हम लोग फोर्स इन एनी मीडियम को भी सोल्व कर सकते हैं। फोर्स को ऊपर ले जाओ, के को नीचे ले आएंगे, सो फोर्स इन एनी मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस विल बी इक्वल्स टू दी फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय दी के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर किसी मीडियम के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका वहाँ पर दिया होता है, तो वहाँ से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बेसिकली फार्मूला लगाएं कि फोर्स इन एनी मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा भी, क्योंकि हम लोग अब कोई और मीडियम यूज़ कर रहे हैं, इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हमने अभी यहाँ पर देखा है कि एप्सिलॉन की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? के इंटू एप्सिलॉन नोट। तो ये वैल्यूज़ यूज़ करने पर हमारे पास फॉर्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
इनटू के आएगा भी, तो के हम लोग चाहे आप लोग यहाँ पर शो कर दें चाहे कहीं और पर हम लोग शो कर सकते हैं। तो हम लोग के को यहाँ पर लिख लेते हैं Q1/Q2 ओवर के इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमारा भी फोर्स का फॉर्मूला, ऐसे हम किसी भी मीडियम में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी इतना क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे भी आगे हमारे पास टर्म आती है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस। तो अब देखो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज है अभी Q नोट, सो दिस इज़ अवर Q नोट चार्ज, इसके जो आसपास है भी वो काफ़ी सारे और चार्जेस हैं, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, अप टू सोन Qn है। तो इस चार्ज के ऊपर टोटल कितनी फोर्स अप्लाई होगी, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब Q1 ने फोर्स लगाई भी F01, Q2 ने फोर्स लगाई दैट इज द F02, Q3 ने फोर्स लगाई दैट इज द F03 और Qn ने लगाई दैट इज द F0n। इन सभी का वेक्टर सम जो होगा F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर अप टू सोन F0n वेक्टर, इन सभी का टोटल सम ही इस चार्ज की टोटल फोर्स बन जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो इन सभी के इंडिविजुअल फॉर्मूलाज को यहाँ पर यूज़ करके उन सभी का एक वेक्टर सम भी सोल्व कर दिखा सकते हैं। तो वहाँ से आपको टोटल जो इसकी फोर्स मिल जाएगी। अगर हम लोग इनके सभी के फॉर्मूलाज को अप्लाई करें तो हमारे पास भी क्या यहाँ से फार्मूला बन जाएगा, दैट इज़ दी, ठीक है। तो ऐसे आप इनका सम में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो भी नेम्स हैं वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। बाकी जो भी आप लोगों ने ज्यूम किया है वो यहाँ पर डायग्राम के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर शो कर देना है, सो दैट एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपके प्रूफ को समझने में। क्लियर है अभी? सो दिस इज़ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आगे चलते हैं अभी। अब कुछ और छोटी छोटी टर्म्स हैं जैसे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है कि हमने अभी तक पॉइंट चार्ज के बारे में बातें की हैं। अगर चार्ज हमारा एक लाइन के ऊपर हो, किसी स्ट्रेट लाइन, किसी वायर, किसी रोड के ऊपर चार्ज हो, तो हम उसे बोलते हैं अभी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हमें टर्म सोल्व करनी पड़ती है अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करके आगे कई बार प्रॉब्लम्स में इसे यूज करते हैं। इसकी यूनिट्स क्या रहेंगी भी? चार्ज की यूनिट ऊपर है कूलम, नीचे है लेंथ, दैट इज द मीटर इनवर्स। सिमिलरली सरफेस के ऊपर चार्ज हो तो हम उसे बोल देते हैं भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम लोग सोल्व करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं भी बाय द सिंबल सिग्मा। ठीक है, स्मॉल सिग्मा, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट सरफेस, और यूनिट्स इसकी फिर क्या रहेंगी भी? कूलम इंटू मीटर की पावर -2। सिमिलरली हमारे पास है भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम लोग रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेंसिटी वाली जो रो होती है, सो दिस इज द क्यू बाय वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी। तो ये हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे। इसके यूनिट्स क्या बनेंगे भी फिर? इसके यूनिट्स हमारे बन गए कूलम इंटू मीटर की पावर -3। ठीक है, तो ये सभी फार्मूले भी आपने याद रखने हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है अभी? तो ऐसे हमारे पास आगे आती है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो जहाँ पर भी चार्ज होगा उसके आसपास जितनी भी स्पेस में, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए हमारा चार्ज है, इसके आसपास हम जितनी भी स्पेस में उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट होल रीजन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो भी अगर हमें इस पॉइंट पर ये चेक करना हो कि इस चार्ज ने यहाँ पर कितनी फोर्स लगाई है, तो वो हमारी बन जाती है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट। यानी कि अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोड, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो इसके ऊपर अगर फोर्स लगी है अभी F वेक्टर, ठीक है, ड्यू टू दी दिस चार्ज, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से फार्मूला बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू दी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बन गया है। अब इसकी यूनिट्स क्या आएंगी भी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम।
ठीक है, तो ये इसकी यूनिट्स बन जाएंगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम आगे फोर्स का भी फॉर्मूला अप्लाई कर दें जो हमने अभी अभी प्रूफ किया था 1/4πε0 वाला, तो अगर इन दोनों में डिस्टेंस है भी यहाँ पर r, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट क्या बन जाएगी 1/4πε0। ऊपर होता है अभी Q1 Q2, तो यहाँ पर आएंगे Q इंटू क्यू नोट, डिवाइड में भी है हमारा Q नोट से, Q नोट कैंसिल हो गया, सो इट बिकम्स Q/r²। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड हमने अभी कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर नहीं शो की है, तो इन मैग्नीट्यूड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट का ये फार्मूला बन जाता है। क्लियर है अभी, बस फोर्स के फार्मूले से एक चार्ज को हटा देना है, वहाँ से आपको इसका फार्मूला मिल जाएगा। और कुछ इसके बारे में छोटी छोटी बातें हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, एक्टिंग उससे बाहर की तरफ, यानी कि इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके अंदर की तरफ एंटर करेगी। सो दिस इज दी डायरेक्शन, हम इसको क्या बोल देंगे, दिस इज दी इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आए तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे यूज़ करना है। सो ना अभी इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी सर्कुलर लूप ऑफ द चार्ज। हमारे पास एक सर्कुलर लूप ऑफ द चार्ज है जो कि YZ प्लेन में है। हमने उसके एक्सिस के ऊपर, यानी कि जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व करना है किसी पॉइंट P के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पर है भी P पॉइंट, और हमें इस P पॉइंट के ऊपर देखना है भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ऑन द लूप। हमने ए बी एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ को यहाँ पर भी ये अज्यूम कर लिया है, ए बी लेंथ। ठीक है, अब नाउ चार्ज ऑन एलिमेंट्री लेंथ ए बी, जिसकी के लेंथ है भी DL, इज इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, दैट इज दी डी क्यू इज इक्वल्स टू दी लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू इट्स लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी हमारी लैम्डा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है अभी, टोटल चार्ज ऑन द रिंग डिवाइडेड बाय इट्स सर्कमफेरेंस। अगर हम इसके रेडियस को ज्यूम कर लें भी a, तो इसका सर्कमफेरेंस बन जाएगा भी 2πa इंटू DL। ठीक है, तो ये हमारा DQ यानी कि स्मॉल एलिमेंट्री जो हमारा चार्ज आएगा भी AB पार्ट के ऊपर, उसका फॉर्मूला बन गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू द एलिमेंट्री पोर्शन AB। ठीक है, एलिमेंट्री पोर्शन AB क्या रहेगी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग भी शो कर लेते हैं DE के साथ। ठीक है, क्योंकि स्मॉल पार्ट है तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी DE एज्यूम करते हैं। सो DE इज इक्वल्स टू दी 1/4πε0, बेसिक फार्मूला। चार्ज है भी DQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या आएगी, इस पॉइंट को यहाँ पर अटैच करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस तरफ एक्ट करेगी। ठीक है, सो हमारी DE वेक्टर जो है अभी वो इस तरफ एक्ट करने वाला है। इतना क्लियर है अभी। अब इस डिस्टेंस को जो कि O to P है, इसको ज्यूम कर लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पर X, और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको ज्यूम कर लेते हैं अभी C। तो ये बन गई डिस्टेंस CP। ठीक है, CP स्क्वायर। ओके है अभी, और इसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी भी अलोंग CP। ठीक है, अलोंग CP ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है। सो नाउ CP को अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के साथ सोल्व करें तो ये बन गया अभी हमारा CP दैट इज दी हाइपोटेन्यूज। सो CP स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग CP की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो वो यहाँ पर वैल्यू यूज करने के बाद हमारे पास DE का आंसर बन गया अभी 1/4πε0 DQ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास भी CP का जो अभी तक DE का आंसर बन गया अभी। इतना क्लियर है। चलो ये आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट।
अब देखो अगर यहाँ पर हम लोग एंगल कंसिडर कर लें भी, ये है थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल क्या रहेगा, ये है थीटा। नाउ डीई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। वन कंपोनेंट जो कि इस तरफ एक्ट करेगा दैट इज दी डीई साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो इस तरफ एक्ट करेगा दैट इज दी डीई कोस थीटा। ठीक है, इतना हो गया अभी क्लियर। अब देखो ए बी के ओपोजिट जो इस सर्कुलर लूप का एक पोर्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल इसके जस्ट ओपोजिट, इसको हम लोग ए डैश भी बोल सकते हैं। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग यहाँ से बनाएं तो वो इस तरफ को एक्ट करेगी। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं भी डीई डैश। अब डीई डैश को भी हम लोग सिमिलरली टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, और उसके भी दोनों कंपोनेंट इसी साइड पर एक्ट करेंगे सेम इसी तरह से। ठीक है, डीई डैश साइन थीटा और डीई डैश कोस थीटा भी यहीं पर ही एक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर डीई कोस थीटा और डीई डैश कोस थीटा दोनों सेम साइड पर एक्ट यह करेंगे। इतना क्लियर है अभी। अब देखो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो इसका डीई साइन थीटा और डीई डैश साइन थीटा दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये दोनों आपस में ही कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, सो देयरफॉर इसको आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन ये कर सकते हैं कि रिजोल्व डीई इनटू टू कंपोनेंट्स दो कंपोनेंट में भी इसको हमने रिजोल्व किया, डीई कोस थीटा एंड डीई साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया अभी क्लियर। एंड जो डीई साइन थीटा वाला भी आप लोगों का ये कंपोनेंट है, वो जो भी यहाँ पर ऑपोजिट पार्ट्स होंगे, पोर्शन होंगे, उनके आपस में ही कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सिंस डीई साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ टू ऑपोजिट elementary portions cancel out each other। ठीक है, सो देयरफॉर जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पर रह जाएगी भी, वो क्या बचेगी, जस्ट डीई कोस थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर total electric field due to the whole circular loop that is E, which is equals to the integral of dE cos theta only। ठीक है, क्योंकि dE sin theta तो हमारा कंपोनेंट कैंसल आउट हो गया, तो dE cos theta का इंटेग्रल हमें करना है भी ऑन दी टोटल लूप। टोटल लूप के ऊपर हम सिर्फ dE cos theta का ही इंटेग्रल करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर है अभी। अब एक बात हो रहा है कि हमें कोस थीटा को भी सोल्व करना है, वो भी आपको आता ही है। कोस थीटा यहाँ से क्या आएगा, ये बेस अपॉन दी हाइपोटेन्यूज यानी कि x बाय सी पी, वो भी हम लोग आगे फिर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने पार्ट यहाँ से ये कंसिडर कर लेना है। इतना क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। सुनाओ, ई हमारी बन गई थी भी इंटेग्रल ऑन दी टोटल लूप, किस चीज का इंटीग्रल करना है अभी, डीई कोस थीटा का। ठीक है, अब इसमें आंसर पुट करते हैं। डीई का आंसर पहले लगाते हैं अभी। डीई की वैल्यू क्या थी हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इनटू कोस थीटा की वैल्यू भी यहाँ से क्या आएगी, कोस थीटा इज एक्स यानी कि बेस ओवर सीपी यानी कि हाइपोटेन्यूज। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज सीपी, और सीपी की वैल्यू हम लोग यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। सो ये आ गया अभी एक्स अपॉन बेस था भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, सीपी की वैल्यू। इतना हो गया अभी क्लियर। अब देखो भी डी क्यू हमारा क्या है, डी क्यू हमने शुरू में ही सोल्व कर लिया था कि डी क्यू इज दी लैम्डा इंटू डी एल। ठीक है, डी क्यू इज दी चार्ज ऑन दी स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन दैट इज दी लैम्डा इंटू डी एल, उसकी वैल्यू यूज कर लेते हैं। सो देयरफॉर इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लेमडा इंटू डी एल, और साथ में ऊपर एक्स भी है, और नीचे जो है अभी वो हमारा आ जाएगा, इन दोनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बच गई भी ए 3/2। अब देखो सिर्फ डी एल का इंटेग्रल होना है, क्योंकि डी एल इज़ दी लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन, बाकी सब कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इंटेग्रल से बाहर आ जाएंगी। सो ये बच गया अभी लेमडा एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, अंदर बच गया डी एल ओवर टोटल लूप। टोटल लूप के ऊपर डी एल यानी कि टोटल लूप की लेंथ हो जाएगी, वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, यानी कि उसका सरकमफेरेंस। तो ये बन गया अभी 1/4πε0, और साथ में हम लोग लेमडा का भी आंसर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय दी सरकमफेरेंस, ठीक है। और उधर इंटेग्रल में भी क्या आएगा, अभी डी एल का इंटेग्रल यानी कि टोटल लेंथ यानी कि सरकमफेरेंस यानी कि 2πa, ठीक है। तो 2πa के साथ 2πa हमारी कैंसिल आउट हो गई, तो हमारा एंड रिजल्ट क्या बचा है अभी 1/4πε0 क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमारी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है एट दी पॉइंट पी, ठीक है, जो कि कहाँ पर था अभी, सर्कुलर जो हमारी लूप थी भी, सर्कुलर लूप थी उसके ये एक्सिस के ऊपर, डायरेक्शन क्या थी भी इसकी अलोंग पी एक्स, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस की तरफ ये हमारी फील्ड एक्ट करेगी, इस तरफ को एक्ट करने वाली है फील्ड, ठीक है। अब देखो इसमें भी कुछ आप लोग स्पेशल केस वगैरह सोल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। जो हमारे स्पेशल केसेस में दो आएंगे कि अगर हम सेंटर ऑफ द लूप पर ही सोल्विंग कर लें, या फिर लूप से जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा आगे हो। सेंटर ऑफ द लूप यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर सोल्विंग करें तो एक्स की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल हमने सेंटर पे ही सोल्विंग करनी शुरू कर ली है, ठीक है। ये हम लोग दो स्पेशल केस यहीं पर ही सोल्व कर देते हैं। सो स्पेशल केस हमारा है अभी 1 एट सेंटर ऑफ लूप, ठीक है। लूप के सेंटर पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ लूप, अब देखो भी x हो जाएगी 0, अगर x हम लोग यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये सारी वैल्यू ही 0 बन जाएगी। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट द सेंटर ऑफ लूप। और सेकंड है कि 4, अगर p हमारा भी जो है वो काफ़ी दूर हो पॉइंट एक्सिस के ऊपर, व्हेन x इज ग्रेटर देन वेरी लार्जर देन a, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में से a को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर की पावर आएगी भी यहाँ पर 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल और x का क्यूब आएगा, तो ये हमारा बच गया अभी e इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू एक्स ओवर एक्स क्यूब, एक पावर x की सोल हो गई, सो इट बिकम्स दी 1/4πε0 क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, यानी कि जो लूप है भी वो बिहेव करेगी एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। सो बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि सेम फार्मूला आ चुका है, तो इसलिए ये पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगी जो हमारी सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो ये आपने दो इसके छोटे छोटे स्पेशल केसेस हैं, वो भी आप लोगों ने साथ में ही याद रख लेने हैं। तो ये थी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, वो हम आगे शुरू करेंगे, उसमें ये सभी हमारे फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला है भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास है भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। तो एक है अभी हमारे पास माइनस क्यू चार्ज एंड सेकेंड इज द प्लस क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है भी टोटल वो है 2a, तो हम इसको a के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। a और b पॉइंट्स पर हैं ये दोनों, और यहाँ पर हमने पॉइंट ज्यूम कर लिया अभी o पॉइंट। अब हमने सोल्व करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन क्या होती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो दोनों चार्जेस हैं उनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग आगे तक एक्सटेंड कर लें तो इसी लाइन को बोलते हैं भी, दैट इज दी एक्सियल लाइन। तो इस पर हमने पॉइंट अज्यूम कर लिया P। अब इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व आउट करना है। तो पहले ये अज्यूम कर लो कि P पॉइंट जो है अभी वो सेंटर पॉइंट O से कितनी दूर है, एट ए डिस्टेंस R, ठीक है।
अब देखो P के ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है, तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, तो B की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी भी इस तरफ, ठीक है। तो इसको ऐसे शो कर देते हैं EB, और A जो चार्ज है दैट इज दी नेगेटिव चार्ज, तो इसकी फील्ड जाएगी भी इस तरफ, ठीक है। तो इसको ऐसे शो कर देते हैं EA। तो P पॉइंट के ऊपर भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्ट कर रही हैं, EB एंड EA। तो अब हमें इनको ही आगे सोल्व करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ठीक है, एट A। तो A वाला जो हमारा चार्ज है अभी उसकी फील्ड क्या रहेगी, EA। अभी हम इनको मैग्नीट्यूड में ही शो कर रहे हैं, तो अगर आपने वेक्टर में भी शो करना है वो भी हो सकता है, नो इशू। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 1/4πε0। हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किया था, चार्ज है अभी Q, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का साइन नहीं यूज़ करते, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब देखना है कि A से P की डिस्टेंस कितनी है, A टू P। अब देखो P टू O है R और O टू A है A, सो हमारी टोटल कितनी डिस्टेंस होगी भी R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो है EA का फॉर्मूला बन गया। अब इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारी एक्ट कर रही है यहाँ से P से टुवार्ड्स दी A पॉइंट, तो हम इसको लिख सकते हैं अलोंग PA, ठीक है। P टू A एक्ट कर रही है, तो हमने इसको शो कर दिया अलोंग PA। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। अब जो हमारा चार्ज प्लस क्यू है एट B, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, वो हो गई भी EB, दैट इज 1/4πε0 चार्ज Q। अब देखो B की डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P क्या रहेगी, P टू A है भी R, और इसमें से A हो जाएगी हमारी माइनस, तो ये हमारी क्या बचगी भी R माइनस A, ठीक है। P टू B जो है BP, वो है हमारी R माइनस A का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी भी अलोंग, ये एक्ट कर रही है P से बाहर की तरफ, तो B टू P हम लोग इसको बोल सकते हैं अलोंग BP। तो इसकी डायरेक्शन क्या बन गई भी अलोंग BP, ठीक है। इतना क्लियर हो गया अभी। चलो अब देखो भी पॉइंट P के ऊपर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। EB एंड EA acting opposite to each other, and also EB is greater than E, ठीक है। EB जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो EA से ग्रेटर देन होगा। ये क्यों, क्योंकि B पॉइंट P के पास है, जितना पॉइंट पास होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी, जितना दूर होगा भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगी, ठीक है। तो EB इज ग्रेटर देन EA, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज E, हम इसको बोल देते हैं भी E इज इक्वल्स टू EB माइनस EA, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रही हैं, और जो मैग्नीट्यूड में ग्रेटर है उसको हमने पहले यूज़ किया EB माइनस EA। तो ऐसे हम इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अब सोल्व कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल चुका है। सो देयरफॉर E इज इक्वल्स टू, EB का आंसर पुट कर दीजिए ये वाला 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय R माइनस A का स्क्वायर, माइनस EA का आंसर पुट कर दो 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। अब बाकी की सॉल्विंग हम यहाँ पर करते हैं। अब देखो इन बोथ टर्म्स में Q/4πε0 हमारी कॉमन टर्म है, सो देयरफॉर Q/4πε0 हमने यहाँ से रख लिया भी कॉमन, तो अंदर क्या बच गया 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें स्क्वायर्स को यहाँ से एलसीएम लेकर इसको सोल्व आउट करना होगा। सो Q/4πε0 ऐसे ही रहेगा,
तो यहाँ पर क्या बन गया, अभी इन दोनों का एलसीएम लिया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगी और ये ऊपर जाएगी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है अभी। अब स्क्वायर्स जो ऊपर वाले हैं वो आप लोगों ने ओपन करने हैं, नीचे वाले ऐसे ही रखने हैं, ठीक है। तो क्यू बाय 4πε0, ऊपर के स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इन सभी के ऊपर भी सेम फॉर्मूला, बट बाहर है माइनस तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो गया माइनस, और साथ में आना था अभी माइनस 2ab, उसका बन जाएगा प्लस 2ra। और नीचे हमने क्या किया है, दोनों का स्क्वायर था और दोनों का स्क्वायर हम एक साथ शो कर देंगे, आर माइनस ए और आर प्लस ए का एक ही स्क्वायर हमने शो कर दिया, ठीक है। अभी अब ये कैलकुलेशन वैसे तो इजी है, अलजबरा है, सिंपल। तो आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया अभी 2ra प्लस 2ra 4ra, और नीचे हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इससे हमें अल्टीमेटली क्या आंसर मिलता है, दैट इज E बिकम्स क्यू बाय 4πε0, बाहर थी टर्म, ऊपर बच गया था अभी 4ra, और नीचे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया और ऊपर का होल स्क्वायर ऐसे ही रखा, ठीक है भाई। ये हमारी टर्म बन गई। अब इसको हमने क्या करना है कि 4ra को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि हम लोग इसे लिख सकते हैं भी, इसको 1/4πε0 को अलग लिख लो, और q के साथ इसमें से 2 और a यूज कर लो, और 2 इंटू आर को यहाँ पर हमने रख दिया सेपरेट, ठीक है। ऐसा क्यों किया है, अभी हम यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, अभी इसको p के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट को p के साथ शो करते हैं, p इज इक्वल टू चार्ज इंटू दी परपेंडिकुलर चार्ज इंटू दी लेंथ ऑफ द डाइपोल और द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ से हमारे पास भी फिर अल्टीमेट फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4πε0, इसको हमने लिख दिया p, सो दिस इज p इंटू 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज e इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। अब और अगर हमने इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या बनेगी टर्म हमारी, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, ठीक है। जिस तरफ हमारी ग्रेटर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है, उसी तरफ ही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन रहने वाली है। सो फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारी जो डाइपोल मोमेंट पी होती है भी, उसकी भी डायरेक्शन सेम ही होती है, नेगेटिव टू दी पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पी वेक्टर की भी डायरेक्शन यही रहती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ईबी की तरफ जाएगी, क्योंकि ईबी इज दी स्ट्रोंगर। सो देयरफॉर ईबी और पी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम रहने वाली है। सो हमारी जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से सोल्व हुई है, इसकी डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगी। तो हम लोग पी वेक्टर के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी टर्म ऐसे ही रहेंगी, और P को हमने यहाँ पर डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट ये कर दिया है। और P वेक्टर की जो हमारी डायरेक्शन है भी, वो क्या रहती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आप डाइपोल मोमेंट के बारे में याद रख सकते हैं। इतना क्लियर है अभी। अब इसमें हम एक स्पेशल केस भी सोल्व कर सकते हैं कि फॉर द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो, जब शॉर्ट डाइपोल की बात आती है, उसका मीनिंग क्या होता है कि डाइपोल हमारा जो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, यानी कि R इज़ ग्रेटर दैन A, ठीक है। A मतलब R के मुकाबले निग्लिजिबल है। सो हम लोग क्या करते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आर स्क्वायर ही यूज़ ये कर लिया जाता है। ए को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। सो देयरफॉर ई हमारी क्या बन जाएगी भी, ई बिकम्स 1/4πε0 पी वेक्टर इंटू 2r, और नीचे हमने भी ओनली क्या लिख लिया, फिर ओनली आर स्क्वायर बचेगा।
अब आर स्क्वायर का फिर से स्क्वायर है तो ये आर की पावर 4 बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया अभी 1/4πε0, एक आर की पावर हमारी सोल्व हो जाएगी, सो पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये हमारा फॉर दी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्मूला बन जाएगा P/r³ इंटू 1/4πε0। तो ये है भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सियल लाइन। तो इसी तरह से हम लोग सोल्व करने वाले हैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी सेम इसी की तरह ही हमें प्रूव करना है। सो नाउ अब अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये होता क्या है पहले उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं। हमारे पास भी दो चार्जेस हैं जिनको हम लोग इक्वल एंड ऑपोजिट रखते हैं, सो इट बिकम्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉइंट्स के नेम है भी ए एंड बी और इनका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज दी ओ, ठीक है। अब देखो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है कि हमने सेंटर पॉइंट ओ में से जो हमारा मिडल पॉइंट है इसका, वहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसको बोलते हैं भी इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ से ये जो आएगी दिस इज दी इक्वेटोरियल लाइन। इसके ऊपर अगर हमने कोई पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किया है दैट इज दी पी पॉइंट, हमें इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व आउट करना है, ठीक है। अब फिर से हम लोग वही काम करेंगे कि ए पॉइंट वाले चार्ज की फील्ड और बी पॉइंट वाले चार्ज की फील्ड दोनों को यहाँ पर सोल्व कर कर देखते हैं कि हमें क्या आंसर निकलता है। अब देखो ए पर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड भी किस तरह से एक्ट करती है टुवार्ड्स दी चार्ज, ठीक है। तो इनको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड इस तरफ जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है अवे फ्रॉम दी चार्ज, यानी कि पी के ऊपर फील्ड यहाँ से अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो वो फील्ड इस तरफ होगी और ए वाले की फील्ड इस तरफ होगी। तो अगर हम इनको नेम्स रखते हैं सो इट इज़ दी, सो दिस इज़ दी ई ए एंड दिस इज़ द ई बी, ठीक है। तो इन्हें हम लोग वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लोग नॉर्मल भी इनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अभी हमने ई ए एंड ई बी को शो कर दिया है और पी पॉइंट की आर से जो डिस्टेंस है ओ से उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल आर। ये हमारे हो गई डाइपोल की लेंथ दैट इज दी ए एंड ए। इतना क्लियर है। चलो अब हमें सोल्व करनी है कि पी के ऊपर जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी। उससे पहले हम लोग ई ए एंड ई बी को सेपरेटली सोल्व करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए, ठीक है। ए वाले चार्ज ने भी कितनी फील्ड लगाई है ई ए, तो ई ए हमारी क्या रहेगी भी सेम फॉर्मूला 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस इस वक्त क्या है भी ए पी, तो इसका हम लोग नाम क्या रखेंगे भी ए पी, ठीक है। ई जो ए से पी तक की डिस्टेंस है वो आ गई हमारी ए पी स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या है भी पी टू ए, तो इसको हम लोग लिख देते हैं अलोंग पी। अब एक काम हमने और यहाँ पर सोल्व ये कर लेना है कि हमें पी ए एंड पी बी को सोल्व कर सकते हैं बाय दी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हमारी भी हाइपोटेन्यूज पी ए है, पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी आर स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पी ए स्क्वायर एंड पी बी स्क्वायर का भी सेम ही आंसर रहेगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी पी बी है और आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर है। दोनों का आंसर हमें मिल चुका है, तो वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। सो 1/4πε0 क्यू ओवर आ गई हमारी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। बी वाला जो हमारा चार्ज है उसकी फील्ड को हमने नाम दे दिया अभी ई बी। फॉर्मूला तो सेम ही आएगा 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय पी बी का स्क्वायर। अब पी बी के स्क्वायर की भी सेम वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी क्या रहेगी भी अलोंग बी पी, ठीक है। बी टू पी एक्ट कर रहा है, सो अलोंग बी पी। तो ये हमने ई ए एंड ई बी को सोल्व कर लिया है।
अब आप लोग यहाँ से ऑब्जर्व करें कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ चुका है। सो यहाँ पर इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल है। देयरफॉर EA वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू EB वेक्टर मैग्नीट्यूड, एंड हम इन दोनों को ही E एज्यूम कर लेते हैं। दोनों का ही मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया है तो हम इन दोनों को ज्यूम कर लेते हैं भी E1। ठीक है, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड सेम है। सो अब हमें सोल्व करना है इन दोनों का रिजल्टेंट। देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is E vector which is equals to the vector sum of EA vector plus EB vector। ठीक है, तो वेक्टर सम हमें इसका सोल्व करना होगा। तो वेक्टर सम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि दो वेक्टर्स का अगर हमें रिजल्टेंट सोल्व करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पहले सोल्व करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम इसका सोल्व करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है अभी, जो आप लोगों ने +1 क्लास में किया होता है कि R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, वही हम यहाँ पर लगाएंगे। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर EA प्लस EB वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB इंटू कोज ऑफ जो भी इन दोनों के बीच का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एंगल। अब एंगल इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, अब देखो कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए इनका रिजल्टेंट इनके बिल्कुल ही सेंटर में जाएगा। तो सेंटर अगर हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो ये इस तरफ इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर एक्ट करने वाला है। तो इस एंगल को हम लोग पूरे एंगल को ज्यूम कर लेते हैं भी 2 थीटा, यानी कि थीटा एंड ये थीटा। तो हमने टोटल एंगल को क्या ज्यूम कर लिया अभी 2 थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एंगल हमारा 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा से हमारा सम जो हमारी सोल्विंग है अभी वो यहाँ से कुछ इजी हो जाएगी। इतना क्लियर है अभी। ये हम लोग मैग्नीट्यूड सोल्व करने जा रहे हैं हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो EA एंड EB दोनों का ही मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसको हम लोग E1 यूज कर लेते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सभी जगह हमने E1 यूज कर लेना है। ठीक है, सो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, बिकॉज दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2 इंटू E1 और कोज 2 थीटा। अगर आप लोग चाहे तो कुछ और भी एज्यूम किया जा सकता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अब ये दोनों प्लस होकर क्या बन जाएंगे भी 2E1 स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या बन गया अभी 2E1 स्क्वायर इंटू कोस 2 थीटा। सो दिस बिकम्स E इज इक्वल्स टू 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर इंटू कोस 2 थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में से भी 2E1 स्क्वायर जो आएगा कॉमन, और अंदर बच गया यहाँ पर 1 और यहाँ पर बच गया अभी कोस 2 थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ही है अभी। अब देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा मैथ्स में फॉर्मूला होता है अभी, वो आप लोगों को अभी याद रखना होगा। दैट इज दी 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का फार्मूला क्या रहता है अभी 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हाफ एंगल हो जाता है, जो भी एंगल अंदर हो उससे आप लोगों ने एंगल को कर देना है हाफ। यहाँ पर है 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा ओनली ए थीटा। अब देखो 2 इंटू 2 है, तो ये बन गया अभी 4E1 स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर रूट करना भी इजी है, 4 का आ गया 2E1 इंटू कोस थीटा। तो ये हमारी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हमने E1 का आंसर पुट करना है, तो E1 का आंसर हमारा क्या था, और हमने कोस का भी आंसर यहाँ से यूज करना है। अब देखो यहाँ पर आते हैं भी वापस, हमने यहाँ पर एंगल एज्यूम किया था, दिस इज दी एंगल ये थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल क्या रहेगा ये थीटा, ये दोनों इक्वल एंगल है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए हमने इस तरह से इनको यहाँ पर एज्यूम किया था। ठीक है भी, अब देखो यहाँ से हमें सोल्व करना है कोस थीटा। सो कोस थीटा इज बेस अपॉन ए हाइपोटेन्यूज, सो इट बिकम्स ए अपॉन AP। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने कोस थीटा सोल्व करना हो, सो इट बिकम्स दी बेस AO
अपॉन ए पी, ठीक है। अब ए ओ अपॉन ए पी में हम लोग यहाँ पर आंसर पुट कर लेते हैं। ए ओ की वैल्यू क्या है अभी ए, और ए पी की वैल्यू क्या है अभी पी ए। तो ये इसके स्क्वायर की वैल्यू है तो इसका ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे कोस थीटा की वैल्यू हमने सोल्व कर ली। अब इसको यूज़ करते हैं दूसरी तरफ, और साथ में हमने यूज़ करनी है अभी ई वन की वैल्यू, यानी कि ई ए और ई बी की वैल्यू दोनों ही इक्वल है। तो ई वन की वैल्यू 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू है अभी ए अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कोस थीटा का आंसर वहाँ से सोल्व करके यहाँ पर यूज़ कर लिया है। इतना क्लियर है अभी? चलो, अब ये जो 2 है अभी इसको a के साथ यूज़ कर लो, तो ये बन गया अभी 1/4πε0 q इंटू 2a, और नीचे अब देखो भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर है यहाँ पर 1, और यहाँ पर है इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब कितनी पावर होती है 1/2, 1 पावर प्लस 1/2 पावर कितनी पावर बन गई भी टोटल 3/2, ठीक है। पावर हमने ऐड कर दी। अब इसकी जगह पर हम लोग p पुट कर सकते हैं, सो e बिकम्स 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और p के बारे तो अब आप लोगों को याद ही है कि क्या चीज़ है p इज़ द डाइपोल मोमेंट। नाउ इन वेक्टर फॉर्म में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भी, डायरेक्शन शो कर देंगे कि ई वेक्टर इज इक्वल्स टू दी 1/4πε0, ऊपर आएगा अभी पी वेक्टर, और नीचे आ गया अभी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक चीज़ का आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है, वो क्या है कि पी वेक्टर की भी डायरेक्शन है यहाँ से इस तरफ, ठीक है। पी वेक्टर हमारा इस तरफ है -q2 प्लस q, ठीक है। पी वेक्टर की डायरेक्शन हमारी जो है वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। -q2 प्लस q है, और ई वेक्टर ऑपोजिट है, ठीक है। ई और पी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब डायरेक्शन जब हमने शो करनी है तो आगे साइन क्या लगेगा माइनस, ठीक है। नेगेटिव में इसका आंसर शो कर सकते हैं। इतना क्लियर है अभी? और इसमें भी आप लोग शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला केस बना सकते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। सेम केस जो हमने पिछले प्रॉब्लम में सोल्व किया था कि r इज़ ग्रेटर दैन a, वेरी लार्जर दैन a, देन हम लोग क्या करते हैं कि भी a स्क्वायर को यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, सो e बिकम्स, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड अगर हम इसे शो करते हैं 1/4πε0, तो p रह जाएगा ऊपर, और नीचे r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ तो r का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अभी क्लियर है? अब अगर आप इसे कंपेयर करते हैं फॉर दी एक्सियल लाइन के जो शॉर्ट डाइपोल के लिए हमारा एंड रिजल्ट था, वो कुछ यहाँ पर था अभी। तो यहाँ पर जो आंसर है अभी उसमें है ऊपर 2, और जो हमने इक्वेटोरियल के लिए सोल्व किया है वहाँ पर है ओनली p, ठीक है। तो इतना चेंज आएगा, यानी कि एक्सियल वाली जो फील्ड है अभी, ठीक है, वो इस केस में क्या है, वो 2 टाइम्स है देन दी इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। ओके, ये भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं साथ में, बट फॉर दी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। दूसरे में तो रिलेशन बनाना हमारे लिए मुश्किल है, शॉर्ट डाइपोल के लिए ये रिलेशन अप्लाई किया जा सकता है। इतना क्लियर है अभी? वेक्टर्स में भी इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, और साथ में ही आप लोगों ने इसको मैग्नीट्यूड में कैसे रिप्रेजेंट करना है, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या केस रहेगा, सभी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। तो ये हो गया अभी आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन। इसके अलावा आप लोग यहाँ से इसको एक्स वाई एक्सिस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट ये कर सकते हैं। अगर हम इसको मान लें भी वाई एक्सिस, तो इस तरफ हमारा क्या होगा अभी यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इस तरफ होगा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो उसको अगर आप लोग यहाँ पर अज्यूम करते हैं तो आपकी जो ई वेक्टर की डायरेक्शन है भी ये अलोंग पी एक्स डैश हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगी। ये भी आप लोग साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना क्लियर है अभी? चलो,
सो नाउ भी इसके बाद है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसका बिहेवियर क्या रहेगा, कैसे उसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। सो दिस इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से प्लेस किया है, ठीक है। और इस तरफ है भी इसका माइनस क्यू चार्ज और इस तरफ है भी इसका प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर है पॉइंट ए और यहाँ पर है भी पॉइंट बी, ठीक है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी हमारी ई वेक्टर, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है अभी जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला होता है अभी, सो फोर्स इज इक्वल्स टू दी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लस क्यू है अभी उसके ऊपर फोर्स इस तरफ को लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है क्यू ई वेक्टर। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है भी उस पर फोर्स इस तरफ आएगी, दैट इज दी माइनस क्यू ई वेक्टर, ठीक है। इतना हो गया अभी क्लियर। यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर पॉइंट भी हो सकता है और ये जो हमारा डाइपोल है भी वो थीटा एंगल बना रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। और इसकी लेंथ है भी टोटल 2a, ठीक है। वो हम लोग हर केस में 2a ज्यूम करते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं कि हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। नाउ फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए, वो कितनी है अभी, माइनस क्यू ई वेक्टर, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी, वो कितनी आएगी भी, फिर बी वाले की कितनी फोर्स है, प्लस क्यू ई वेक्टर, ठीक है। क्योंकि फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है, सो देयरफॉर यहाँ पर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। वैसे नेट फोर्स अगर हम लोग सोल्व करें, नेट फोर्स यहाँ पर आ जाएगी भी प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई 0 आ जाएगी, ठीक है। बट अब देखो भी टू इक्वल एंड ऑपोजिट यहाँ पर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी भी, टॉर्क बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सोल्व कर सकते हैं टॉर्क को। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अंडर टू इक्वल एंड, इक्वल तो हैं फोर्सेस, इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं अभी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन दी डाइपोल इज, ठीक है। तो यहां पर टॉर्क बन जाएगी भी। यहां पर हमने अनलाइक पैरेलल का मतलब क्या है कि दोनों सेम पॉइंट पर बिल्कुल नहीं एक्ट कर रही हैं। दो फोर्सेस एट ए डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट करें तो वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रोटेट करना शुरू कर देगा, उस पर एक टॉर्क लगनी शुरू हो जाएगी। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है अभी, आइदर फोर्स, जो बेसिक फार्मूला होता है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब देखो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस सोल्व करनी होगी भी इन दोनों फोर्सेस के बीच। एक फोर्स इस तरफ है और एक फोर्स इस तरफ है। हम ऐसे करते हैं, इसको इस तरफ को एक्सटेंड कर लो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं अभी पॉइंट एन। तो हमें सोल्व करना है अभी इस बी एन साइड को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया अभी। अब देखो बी एन को सोल्व करना हमारे लिए सिंपल है। अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है ए थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा, दैट इज दी ए थीटा, ठीक है। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पर सोल्विंग करता हूँ इन ट्रायंगल ए बी एन, ठीक है। साइन थीटा को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, दैट इज दी परपेंडिकुलर ओवर दी हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी एन ओवर ए बी, ठीक है। तो साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, बी एन हमने सोल्व करना है, ए बी की वैल्यू है भी 2a, तो 2a उस तरफ चला गया, सो बी एन बिकम्स 2a इंटू साइन थीटा। तो हमारे पास बी एन का आंसर आ चुका है अभी 2a इंटू साइन थीटा, जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं आइदर फोर्स यानी कि क्यू ई, ठीक है। मैग्नीट्यूड में हम इसे पहले सोल्व कर लेते हैं,
into the perpendicular distance that is the bn. So QE into bn की वैल्यू है भी 2a sin थीटा, ठीक है। 2a को हम लोग q के साथ ज्वाइन करते हैं, q इंटू 2a, और e sin थीटा को भी यहाँ पर रहने देते हैं। q इंटू 2a दैट इज़ द डाइपोल मोमेंट, दैट इज़ द p, सो ये बन गया अभी PE sin थीटा, ठीक है। तो हमारे पास टॉर्क का भी फार्मूला बन चुका है PE sin थीटा इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में भी ये फार्मूला है, इतना क्लियर है। तो अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, सो इट बिकम्स द टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू द P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। तो जो टॉर्क है भी वो यहाँ पर P और E दोनों के ही परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, बिकॉज इन दोनों का यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है, इतना क्लियर है अभी। अब देखो कि इसमें हमें कुछ स्पेशल केसेस को भी सोल्व करना पड़ता है साथ में, ठीक है। जो इसके स्पेशल केस हैं वो अब हम लोग चेक करते हैं। मेन आपने टॉर्क का फार्मूला याद रखना है, ये आगे भी यूज़ होने वाला है। सुना, सबसे पहला है भी केस हमारा, पहले हम लोग फॉर्मूला शो कर देते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, ठीक है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब दोनों पैरेलल होंगे तो क्या होगा भी, साइन 0 इज 0, ठीक है। सो हमारी टॉर्क भी 0 आ जाएगी। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको क्या कहते हैं भी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ना हो गया अभी क्लियर। अगर यही भी एंगल हम लोग रख लें 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि दोनों कैसे हैं भी इस वक्त एंटी पैरेलल है, तो अगर एंटी पैरेलल होंगे तो टॉर्क तो 0 ही रहेगी, क्योंकि साइन 180 डिग्री इज आल्सो 0, देयरफॉर टॉर्क इज 0, बट दिस इज नॉट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, सो दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये कौन सी है भी हमारी स्टेट, ये बन जाएगी भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। और थर्ड केस, अगर हमारा एंगल हो भी 90 डिग्री, दैट इज दी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है तो भी क्या होगा, साइन 90 इज 1, सो इसका मतलब जो हमारी टॉर्क है भी ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज दी P इंटू ई, और साइन कितना लग गया 1, सो PE इसकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो, ठीक है भी। तो ऐसे आप लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड इसकी मैक्सिमम टॉर्क को भी सोल्व कर पाएंगे, इतना क्लियर है अभी। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, क्या होगा कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, अगर फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर भी क्या होगा, देन नेट फोर्स इज नॉट 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डाइपोल जो है अभी वो नेट फोर्स के साथ साथ टॉर्क दोनों ही उस पर एक्ट करेंगी। सो देयरफॉर डाइपोल experiences a torque as well as नेट फोर्स, ठीक है। तो उसके ऊपर नेट फोर्स भी अप्लाई होगी और टॉर्क भी होगी, यानी कि रोटेशन के साथ साथ उसका लीनियर मोशन भी हो सकता है साथ में ही। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, इतना क्लियर है कि चलो। सो नाउ अब हमारे पास भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, जो कि आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि सबसे पहली सिंपल है कि दीज लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड गो टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। एंड सेकेंड है भी दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म दी क्लोज्ड लूप्स। इनके क्लोज लूप्स बिल्कुल नहीं बनते। वाई, क्यों नहीं बनते, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है भी, दीज फील्ड्स आर दी कंजर्वेटिव फील्ड्स, और आल्सो
दीज लाइन्स स्टार्ट्स और स्टॉप ओनली ऑन दी चार्जेस, ये रास्ते में कहीं भी स्टार्ट या फिर स्टॉप नहीं हो सकती, ये लाइन्स हमेशा चार्ज टू चार्ज ही जाएंगी, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज तक ही जाएगी। एंड दीज कैनॉट रिटर्न टू दी सेम पॉइंट टू फॉर्म ए लूप, यानी कि ये नहीं हो सकता कि ये फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से शुरू हुई और नेगेटिव की टुवार्ड्स गई है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये वापस बिल्कुल नहीं आती। सो इसलिए ये जो लाइन्स हैं भी, दीज डू नॉट फॉर्म दी क्लोज लूप। आपने दो रीज़न देने हैं, फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आर दी कंजर्वेटिव फील्ड, एंड सेकेंड के ये चार्ज से स्टार्ट और स्टॉप होती है और पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर जाकर ये ख़त्म हो जाती है, वापस नहीं आती है। क्लियर है। और थर्ड है भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर दी कंटिन्यूस कर्व्स, ये हमेशा कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं, बीच में ब्रेक पॉइंट्स बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेस के ऊपर हर पॉइंट पर एक यूनिक डायरेक्शन रहती है। ठीक है, अगर आप लोग फील्ड लाइंस को बनाएंगे तो फील्ड लाइन का एक कंटिन्यूस पाथ रहेगा विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, और आल्सो हमने अभी ऊपर रीड किया है कि ये फील्ड्स जो हैं, ये फील्ड की लाइंस जो हैं भी, वो स्टार्ट और स्टॉप करती हैं ओनली एट चार्जेस, कहीं भी एम्प्टी स्पेस में वो रुक नहीं सकती या फिर शुरू नहीं हो सकती, इसलिए फील्ड में कोई ब्रेक नहीं आएगा। अगर फील्ड में कोई ब्रेक पॉइंट आता है तो उस ब्रेक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, फील्ड हम नहीं शो कर पाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो देयरफॉर दीज आर दी कंटिन्यूस कर्व्स। क्लियर है अभी। इसके अलावा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करती। अगर इंटरसेक्शन हो जाए तो क्या होगा भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन हो रही है दो फील्ड लाइंस की, तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दो डायरेक्शंस देखने को मिलेंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंगल यूनिक डायरेक्शन रहती है, इसलिए दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये आप लोगों ने आंसर्स को याद रखना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं फील्ड लाइंस, तो आप लोग कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव की तरफ जाएंगी, नीचे भी पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव की तरफ जाएंगी। अगर दोनों हमने इक्वल लाइक चार्जेस यूज़ कर लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा भी, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उनकी फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल करती हुई आप लोग इस तरह से ड्रॉ कर दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग किसी चार्ज को, मान लीजिए ये हमारे पास है अभी प्लस क्यू चार्ज, उसके पास आपने एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट रख दी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है ना, एक कंडक्टिंग प्लेट थी, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ निकल कर कंडक्टिंग प्लेट के टुवार्ड जाएगी। तो आप लोग ऐसे उसे ड्रॉ कर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी बताई हैं, और भी होती हैं प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट्स, वो आप लोग बुक से याद कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विच इज इक्वल्स टू दी Q/ε0। ठीक है, या फिर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कहते हैं भी, सरफेस इंटेग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसने हमें क्या बताया है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी, मान लीजिए ये कोई हमारे पास भी क्लोज्ड ये सरफेस है, इसके बीच कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है, नेट चार्ज जो भी इसके अंदर ठीक है ना, रह जाएगा इस क्लोज सरफेस के। इस क्लोज सरफेस से बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रही है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विच इज़ इक्वल्स टू दी Q/ε0। हमें कुछ अलग से सोल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जस्ट आपने ये चेक करना है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज, अगर 3-4 चार्जेस हैं तो सभी को प्लस करके टोटल चार्ज कितना है, जस्ट Q/ε0, ये हमारी
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा। इसके अलावा भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई के साथ, या फिर इसका फार्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस का इंटेग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस। इंटेग्रल के ऊपर ऐसे आपने क्लोज सरफेस का साइन शो कर देना है। सो दिस इज द ई डॉट डी एस का इंटेग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है विच इज इक्वल्स टू द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी गोस थ्योरम है अभी, ठीक है, इतना होगा क्लियर। तो अब हम लोग गोस थ्योरम को प्रूफ कर कर देखेंगे कि अगर हमने गोस थ्योरम को प्रूफ करना हो तो हमारा क्या उसमें मेथड रहेगा। तो इसका भी छोटा सा प्रूफ है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सिमिलरली कि ये है भी हमारा एक क्लोज सरफेस यानी कि गॉसियन सरफेस। अब इस चार्ज से इस पूरे गॉसियन सरफेस में से पास हो रही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने सोल्व आउट करना है। अब देखो भी गॉस थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये चार्ज इस सरफेस के, ठीक है ना, इनक्लोज होना चाहिए, यानी कि उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, सेंटर पर हो चाहे इधर उधर हो उसका कोई इशू नहीं है, और सरफेस की शेप का भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस के लिए हमें प्रूव करना सिंपल रहता है, इसलिए हम लोग स्फेरिकल सरफेस को ही हमेशा यूज़ करते हैं। इतना क्लियर है अभी पॉइंट। चलो अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, अभी सरफेस का एक स्मॉल एरिया एलिमेंट अज्यूम कर लिया, दैट इज़ दी डी एस। इस स्मॉल एरिया जो एलिमेंट है अभी इसका एरिया है डी एस। अब देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा रहती है नॉर्मल टू दैट एरिया, तो ये हमारा डी एस वेक्टर हो गया। इतना क्लियर है। अब इस चार्ज की फील्ड इससे बाहर की तरफ निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इस तरफ होगी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। इतना क्लियर है। चलो अब हमने क्या करना है कि इस डिस्टेंस, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं P और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं भी R, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा भी यहाँ पर एक अरेंजमेंट हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी जो हमने पहले सभी कुछ प्रूफ किया है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, उसका फार्मूला क्या रहेगा भी, दैट इज द ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल जो फार्मूला हमने प्रूफ किया था अभी, Q बाय आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर आर कैप, जो कि इसी तरफ ही ई वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट ये करता है, आर कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सो नाउ अब हमें अप्लाई करनी है अभी यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सोल्व आउट करना है। सो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी क्या फार्मूला होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया था गॉस थ्योरम में, फाई इज इक्वल टू द इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस, ठीक है। अब देखो भी ई और डी एस दोनों वेक्टर्स ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनमें एंगल कितना रहेगा अभी 0 डिग्री। सो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे, सो इट बिकम्स दी ई डी एस कोज 0, ठीक है। कोज 0 की वैल्यू होती है अभी 1, सो ये हमारा बच गया फाई यानी कि इंटेग्रल ऑफ ई डी एस, ठीक है। अब देखो ई जो है अभी वो हमारी बाहर आ जाएगी इंटेग्रल से, क्योंकि इंटेग्रल तो डी एस के ऊपर हो रहा है, हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस लिया था, सो ई आ गया अभी हमारा बाहर, सो इंटेग्रल ऑफ डी एस, ठीक है। अब ई का फार्मूला जो ऊपर हमने सोल्व किया है मैग्नीट्यूड में यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, सो इट बिकम्स दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखो भाई डी एस क्या है, डी एस है भी इसका एक स्मॉल एरिया। अब इसका अगर हम लोग इंटेग्रल करेंगे ओवर ए क्लोज्ड सरफेस जो कि स्फेरिकल है, तो क्या अप्लाई होगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है अभी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इंटेग्रल है अभी डी एस का, इसका आंसर हमारा क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। इतना सिंपल है अभी। अब 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सो इट बिकम्स दी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमने भी प्रूफ ये कर लिया है कि फाई इज इक्वल्स टू दी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू दी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यही हमारे गॉस थ्योरम का मेन फॉर्मूला था जो हमने यहाँ से प्रूव कर लिया है। इसके अलावा भी आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि शेप जो है अभी वो किसी भी शेप के लिए जो ये थ्योरम अप्लाई हम लोग ये कर सकते हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब देखो भी हम लोग
गोस थ्योरम को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्व करेंगे। मतलब अब हम लोग ये देखेंगे कि गोस थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या हैं, हम इसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ अभी सबसे पहले हम लोग गोस थ्योरम को यूज़ करके हमारे कूलम्स लॉ को ही प्रूव करते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के लिए भी हम लोग अज्यूम करते हैं अभी, सो हेयर इज़ अवर चार्ज Q1 एंड हेयर इज़ अवर चार्ज Q2, क्योंकि कूलम्स लॉ में होता है अभी हमने टू चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सोल्व करना होता है। तो हमने भी यहाँ पर क्या किया कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया जो कि Q2 वाले पॉइंट से पास होता हो बट Q1 चार्ज को इनक्लोज करता हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब इसी Q2 के पॉइंट के ऊपर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को भी यह कंसिडर कर लिया। इतना क्लियर है? इस पॉइंट का नाम A है, अभी इस पॉइंट का नाम B है। अब इस दोनों को अटैच कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ रहेगी। ठीक है, जो A की इलेक्ट्रिक फील्ड B के ऊपर अप्लाई होनी है, और साथ ही में जो हमने अभी अभी सोल्विंग की थी कि जो DS वेक्टर होता है, अभी एरिया वेक्टर होता है, वो इसके नॉर्मल रहता है। सो ऑलमोस्ट हमारी सेम डायग्राम है। यहाँ पर R अज्यूम कर लेते हैं, रेडियस ऑफ अवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले हम लोग भी बात करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई विच इज इक्वल्स टू दी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर इंटेग्रल ऑफ E डॉट ds विच इज इक्वल्स टू दी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो चार्ज इनक्लोज चार्ज तो ओनली हमारा Q1 है, इसलिए हमने यहाँ पर Q1 चार्ज को यूज किया है। इतना क्लियर है अभी? अब E और ds दोनों ही पैरेलल हैं। ठीक है, E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इज 0। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या बन गया अभी, E ds cos 0, सिमिलरली जैसे कि हमने पिछले प्रूफ में किया था। ठीक है, अब इस बार हमने E को बाहर निकाला तो इंटेग्रल ऑफ ds बच गया, तो यहाँ पर आ गया अभी Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ds का इंटेग्रल क्या आया था अभी, 4πr², तो इस टर्म को भी दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ से हमें E का आंसर मिल जाएगा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नीचे जाएंगे 4π और ऑलरेडी नीचे एप्सिलॉन नॉट है, इसको एप्सिलॉन नॉट के साथ लगा दो और r² को भी Q1 के नीचे लिख देते हैं। सो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। ठीक है, तो ये हमारी पॉइंट B के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी वो हमने सोल्व कर ली है। नाउ अब देखो भी, जो पॉइंट B के ऊपर चार्ज है उस पर फोर्स कितनी लगेगी, देयरफॉर फोर्स ऑन चार्ज Q2 ऑन पॉइंट B, सॉरी एट पॉइंट B। ठीक है, अब इसके ऊपर भी फोर्स का फार्मूला क्या होता है अभी, चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिंपल फार्मूला हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो फोर्स इज Q2 चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE। तो Q2 तो है ही और E का हमने आंसर अभी सोल्व किया है, वो यूज़ कर लो, 1/4πε0 Q1 ओवर r²। अब Q2 यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। सो दिस बिकम्स द कूलम्स लॉ का जो मेन फार्मूला होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स का फार्मूला बन जाएगा। इतना क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग जो गॉस थ्योरम से भी कूलम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन सिंपल है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारी नेक्स्ट 3 एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक केस एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं। सो भी इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, यानी कि इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है हमारे पास जिसके ऊपर के चार्ज है। हमें इसके सामने किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर भी पॉइंट P है, हम इस पॉइंट P से पास होने वाला एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस को ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से मान लीजिए भी यहाँ पर एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है जो कि यहाँ से इस पॉइंट से पास आउट करता है। ठीक है,
और नीचे भी हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से भी हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसकी एज्यूम कर लो भी लेंथ है जो है दैट इज़ दी एल है, ठीक है। तो यहाँ पर था भी हमारा पॉइंट P, तो हमने हमारे पॉइंट P के आसपास एक स्मॉल एरिया एलिमेंट यह कंसिडर कर लिया, ठीक है। जैसे हमने पिछले प्रूफ में किया था सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को यह कंसिडर कर लिया। अब देखो इसकी जो एरिया की डायरेक्शन है अभी वो इस तरफ रहेगी, तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं DS1 वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है भी जो यहाँ से इस तरफ ही जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट पहले की तरह E वेक्टर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो भी जो सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है इसके कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनकी डायरेक्शन कुछ डिफरेंट रहेगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को यह कंसिडर कर लें उसके बेस के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी DS2 वेक्टर, ठीक है। अगर सिमिलरली हम लोग यहाँ पर ऊपर एक एरिया स्मॉल एरिया एलिमेंट को यह कंसिडर कर लें तो उसकी डायरेक्शन भी यहाँ से ये ऊपर की तरफ रहेगी, दैट इज़ दी DS3 वेक्टर, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। अब देखो हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी डायरेक्शंस मिल चुकी हैं अभी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को, एक बेस पर, एक टॉप पर, एक उसके कर्व्ड सरफेस पर। अब हमें इसी के ऊपर गॉस थ्योरम को ये अप्लाई करना है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, सो भी अगर आपको एग्जाम में इसका प्रूफ आता है तो आपने पहले थोड़ी सी इसमें थ्योरी को भी एक्सप्लेन करना है कि कंसिडर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर and draw a Gaussian surface in the cylindrical shape around it and consider a point P, और साथ में आप इन एरिया एलिमेंट्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, फिर अपना मेन प्रूफ आपने शुरू करना है। क्लियर है अभी। तो हर एक आर्टिकल में आप लोग सेम इसी तरह से जो भी आपके पास है, जो भी हम लोग डायग्राम में बना रहे हैं उसको थोड़ा सा इंट्रो में जरूर एक्सप्लेन कर देना। क्लियर है। चलो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम total electric flux is phi, which is equals to integral of E dot ds over a closed surface, which is equals to the charge enclosed by that surface over epsilon naught, ठीक है। तो ये हमने बेसिक फार्मूला भी अप्लाई किया। अब देखो भी क्लोज सरफेस है, यानी कि सारा ही इसका हमने क्लोज सरफेस यूज़ करना है। अब उसके ऊपर डिफरेंट हमारे पास ds की वैल्यूज़ हैं, एक है DS1, DS2 और DS3। अब इसके यहाँ पर पार्ट्स हो जाएंगे E डॉट DS1 वेक्टर प्लस E डॉट DS2 वेक्टर एंड प्लस E डॉट DS3 वेक्टर, ठीक है, और इक्वल्स टू दी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी यहाँ से इस तरफ ही आएगी, कंडक्टर से बाहर की तरफ आएगी और यहाँ पर इस तरह से एक्ट करेगी, ठीक है। और सिमिलरली बेस के ऊपर भी ऐसा ही रहेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ एक्ट करेगी। तो यानी कि DS2 एंड DS3 के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर दी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और DS1 में दोनों ही पैरेलल हैं। तो DS1 में एंगल हो जाएगा अभी 0, सो इट बिकम्स दी E डॉट E DS1 cos 0 प्लस E DS2 cos 90 एंड सिमिलरली E DS3 cos 90, ठीक है। और इक्वल टू में हमारा वही क्यूब है एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब cos 90 की वैल्यू होती है अभी 0, तो ये दोनों वैल्यूज बन जाएंगी 0। सो ओनली हमारा ये बचेगा भी E DS1 का इंटेग्रल अंदर चला गया, E बाहर आ गई, ये दोनों 0 0 हैं और इक्वल टू में है भी हमारा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब DS1 क्या है भी, DS1 है सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का पार्ट, ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट। सो DS1 का इंटेग्रल क्या आएगा अभी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो DS का इंटेग्रल ये लग जाएगा, अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, ठीक है, 2πr, हमने इसको अज्यूम कर लिया।
रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और h की जगह पर इसकी लेंथ क्या यूज़ की है, दैट इज दी l। ठीक है, 2πrl उस तरफ बन गया अभी Q/ε0। इतना क्लियर है। अब ये 2πrl इस तरफ जाएगा नीचे की तरफ, तो हमारा आंसर बन जाएगा अभी E बिकम्स Q/2πrl इंटू ε0। ठीक है। अब देखो कि स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी भी Q/L। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से Q को सोल्व करेंगे, सो Q बिकम्स दी लैम्डा इंटू L। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, सो इट बिकम्स दी लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई 2πrl ε0। L के साथ L हमारा सोल्व हो गया। सो फाइनली हमें मिल चुका है अभी आंसर E का। E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2πε0 इंटू R। ठीक है, तो ये इसका भी जो फाइनल रिजल्ट हमें मिल चुका है। सो दिस इज दी 2πε0 और R है भी नीचे और ऊपर है ओनली लैम्डा। तो मतलब R के अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, यानी कि जितना पॉइंट यहाँ से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही वीक होती जाएगी। सो देयरफॉर E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/R, यानी कि R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी E। ठीक है, अगर R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिखा सकते हैं कि R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका ग्राफ कैसा बनता है। सो अभी हमारा फॉर्मूला अभी क्या प्रूफ हुआ है कि E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2πε0 इंटू R। सो यहाँ से हमें क्या आइडिया मिला कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R। सो देयरफॉर इसका ग्राफ क्या बन सकता है अभी, अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर रखें भी R यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड ऊपर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो ये कुछ हमारा इस तरह की कर्व बन जाएगी बिकॉज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इस तरह से हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो नाउ भी अब हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसके सामने पॉइंट P के ऊपर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्व करनी है, यह है पॉइंट P। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इस बार भी हमें सिलेंड्रिकल शेप का एक गॉसियन सरफेस इसके अराउंड ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा गॉसियन सरफेस जो है भी वो यहाँ से ड्रॉ होगा। तो ये दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि हमें इनक्लोज्ड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है। तो इस तरफ गया तो इस तरफ से आगे की तरफ यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर देंगे भी अपना गॉसियन सरफेस। ठीक है, सो दिस इज द गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोज द चार्ज और पॉइंट P यहाँ पर है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट P। इतना क्लियर है अभी। चलो अब हमें क्या करना है, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन तो चार्ज से बाहर की तरफ होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी E वेक्टर। अब सिमिलरली ये भी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर भी हमें जो है वो एरिया जो हमारे भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उनको अज्यूम करना होगा। तो इस यानी कि एक जो इसका बेस है उसके ऊपर एक एरिया एलिमेंट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसका एरिया मान लेते हैं इस तरफ जाएगा भी ds1 वेक्टर। सिमिलरली जो दूसरी साइड है भी वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी और हमारा जो भी यहाँ से एरिया वेक्टर है वो भी हमारा सिमिलरली इसी तरफ जाएगा, दैट इज़ दी ds2 वेक्टर। और एक एरिया वेक्टर भी जो ये जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके ऊपर हम लोग कंसिडर कर लेंगे ds3 वेक्टर। कहीं पर भी आप लोग इसे ज्यूम कर सकते हैं कर्व्ड सरफेस के ऊपर। सिमिलरली जैसा कि हमने पीछे वायर के केस में किया था, सिमिलरली हमने यहाँ पर करना है। सो सेम टू सेम आपने पहले इसकी थ्योरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, तो हमने तो डायरेक्टली गॉस थ्योरम का प्रूफ एक्सप्लेन करना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस जो हमने अज्यूम किया है थ्रू गॉसियन सरफेस। ठीक है, वो क्या रहेगी भी, वो सेम फार्मूला के फाई इज इक्वल्स टू दी ई डॉट डी एस का इंटेग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस विच इज इक्वल्स टू दी चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट।
अब तो याद होगी भी स्टेटमेंट इसकी, हम लोग 3-4 बार अप्लाई कर चुके हैं बार बार सेम स्टेटमेंट गोस थ्योरम की। सो नाउ इसके भी हमें पार्ट्स करने होंगे, क्योंकि फिर से वही केस है कि ई डॉट डी एस 1 वैक्टर प्लस ई डॉट डी एस 2 वैक्टर एंड प्लस ई डॉट डी एस 3 वैक्टर। ठीक है, सभी सरफेस के ऊपर अलग अलग इंटेग्रल के पार्ट्स हो जाएंगे विच इज इक्वल्स टू दी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ डी एस 1 एंड डी एस 2 ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के ही पैरेलल हैं, तो इन दोनों केसेस में हमारा एंगल 0 लगेगा, तो कोज 0 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो जो हमारा भी इस बार डी एस 3 है उसमें कितना एंगल लगेगा, उसमें भी हमारा एंगल लगेगा, ये जो डी एस 3 है दैट इज़ दी 90 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है और डी एस 3 नीचे की तरफ है। तो इस बार ई डी एस 3 के केस में कितना एंगल है अभी 90 डिग्री है। ठीक है, इतना हो गया अभी क्लियर। अब कोज 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से ई आ जाएगी बाहर, तो डी एस 1 का इंटेग्रल और यहाँ से भी ई डी एस 2 का इंटेग्रल, और कोज 90 होता है 0, सो इट बिकम्स दी 0 विच इज इक्वल्स टू दी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भी डी एस 1 क्या है, इस पूरे बेस का एरिया। अब हम लोग यहाँ पर ज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा बेस है भी इसका एरिया कितना है, एरिया है भी इसका ए। ठीक है, आप लोग कुछ भी ज्यूम कर सकते हैं, सो इसका एरिया हमने ज्यूम कर लिया अभी ए। इतना क्लियर है। अब देखो भी यही एरिया सेम यहाँ पर भी एरिया ए ही आएगा, तो ये जो शीट है उसका भी एरिया हमने ए ही यहाँ पर सेम ही यूज़ होगा, इसका एरिया भी ए होगा और इस तरफ के भी बेस का एरिया भी ए होगा। इन तीनों शेप्स का एरिया सेम रहेगा ए, तो इसका मतलब इसका भी इंटेग्रल होकर ए बन जाएगा एरिया, और ई इंटू यहाँ पर भी इंटेग्रल ऑफ डी एस 2 भी ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा भी यहाँ से क्या बन चुका है, दैट इज दी 2 टाइम्स ई ए इन इज इक्वल्स टू दी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी क्लियर। अब ये 2a को हम लोग ओवर में यूज़ कर लेते हैं और ऊपर हमारा क्या बच गया अभी, दैट इज दी q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सेम भी क्योंकि हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है अभी q बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, तो यहाँ से भी q की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, सिग्मा इंटू एरिया बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो a के साथ हमारा a कैंसिल हो गया, सो फॉर्मूला क्या बचा भी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को भी आप लोगों ने ध्यान से याद रखना है। इसमें ध्यान से देखो, कोई आर वगैरह या कोई यहाँ पर डिस्टेंस यूज़ ही नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट शीट है उसके सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द शीट, कोई डिस्टेंस नहीं है, हमेशा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहने वाली है अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है तो। ठीक है, इतना हो गया भी क्लियर, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो भी इसी में ही आप लोगों ने आगे एक और केस याद रखना है कि अगर जो हमने अभी प्रूफ किया है भी वो है इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसकी कि हम लोग थिकनेस को ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मानते हैं, तो इसके लिए हमने प्रूफ किया है भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। तो अगर हमारी इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर हो गया जिसकी के थिकनेस भी हम साथ में यूज़ करते हैं कि उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है भी, ठीक है, फाइनाइट थिकनेस है, तो उसके दोनों फेसेस के ऊपर ही हमारा जो है वो यहाँ से जो हमारा इंटेग्रल होकर ds का वो सोल्विंग होगी, तो वहाँ से हमारा जो फॉर्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा भी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। कई बार एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम आई हुई है कि अगर एक इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर है, प्लेन कंडक्टर विद फाइनाइट थिकनेस, तो बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर होगी भी इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो वो बनेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हाफ वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर दो फेस आ जाएंगे, इस तरफ का और उस तरफ का, तो यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी वैल्यू। सो भी अब हमारे पास केस है कि अगर हमने दो प्लेन इनफाइनाइट शीट्स को एक दूसरे के पैरेलल रखा हो, तो जो ये जो दोनों शीट्स हैं भी इनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो भी सिंपल सा काम है।
तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि दोनों शीट्स के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है। अगर चार्ज का साइन चेंज है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग फार्मूलास को चेंज कर सकते हैं। तो अब देखो भी ये जो सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली जो हमारी सेकंड शीट है, बी शीट है, इससे फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग शो करें तो E2 की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, ठीक है, और सिमिलरली इस तरफ से भी E2 आएगी तो E2 की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, ठीक है। और यहाँ तक अगर हम लोग चेक करें तो E2 की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। इतना क्लियर है। अगर हम लोग सिमिलरली ए शीट जो है हमारी नंबर 1 शीट है उसकी फील्ड को देखें तो E1 की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, और यहाँ पर भी अगर हम लोग जाएंगे तो E1 की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, और यहाँ से भी अगर आप लोग देखेंगे तो E1 की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। इतना क्लियर है अभी, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बाय स्टैंडर्ड अज्यूम कर लें कि जो हमारी भी इस तरफ की डायरेक्शन है दैट इज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, और ये जो उस तरफ की डायरेक्शन है उसको हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। तो ये हमने डायरेक्शंस के भी यहाँ पर साइन कन्वेंशंस को यूज़ कर लिया है सिंपली। सो नाउ अलग अलग हमारे पास भी रीजन बने हैं। वन रीजन दोनों शीट की इस तरफ, सेकेंड रीजन बिटवीन द टू शीट्स, एंड थर्ड रीजन दोनों शीट के जो राइट साइड पर, ठीक है। तो सबसे पहले इन रीजन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। इन रीजन नंबर 1 हमारे पास भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, E इज इक्वल्स टू दी, ठीक है। सो E इज इक्वल्स टू दी, अब दोनों फील्ड की डायरेक्शन है तो सेम साइड पर दोनों ही नेगेटिव साइड पर है। सो दिस इज दी माइनस E1 माइनस E2, ठीक है। अब E1 E2 का भी फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला फार्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा अभी माइनस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा अल्टीमेट क्या फार्मूला बन गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल आया और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हमने अंदर रख लिया। तो अगर हम इस रीजन को शो कर दें भी लेफ्ट साइड तो ये हमारा बन गया अभी E इन द लेफ्ट रीजन। सो दिस इज द फार्मूला। इतना क्लियर है अभी, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड रीजन पर सोल्व करें, ठीक है, तो वहां पर हमारी E क्या बनेगी भी, E1 की डायरेक्शन है पॉजिटिव साइड और E2 की डायरेक्शन है भी नेगेटिव साइड। सो इट बिकम्स दी E1 माइनस E2। सो भी E1 थी हमारी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस आ जाएगा भी सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारा भी अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और इसको अगर मैं नाम दे दूँ भी M के साथ यानी कि मिडल पार्ट, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा फॉर दी सेकेंड रीजन। इतना क्लियर है अभी, सिंपल से फॉर्मूले हैं छोटे छोटे। अगर हम लोग थर्ड रीजन की बात करें, ठीक है, तो थर्ड रीजन में दोनों ही पॉजिटिव साइड हैं, तो आप लोगों को सिंपली आइडिया हो जाएगा हमने दोनों को ही प्लस करना है। तो इसको अगर हम लोग राइट साइड का रीजन दे दें तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना सकते हैं आप लोग, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिमिलरली सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। तो ऐसे आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने सभी डिफरेंट रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व आउट कर लिया है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को। इतना क्लियर है। तो इसी का ही आप लोग एक स्पेशल केस भी बना सकते हैं कि अगर दोनों शीट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हों और दोनों के जो भी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो भी सेम हो, तो हम लोग इसे कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। सो नाउ भी अब हमें सोल्व करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास भी दो पैरेलल शीट्स हों बट दोनों की ही सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट हो, तो हम इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। सो भी सिंपल सी हमारी बात है कि यहाँ पर ये हमारी ए शीट है, ये बी शीट है। अब बी के ऊपर चार्ज है भी जो वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव की जो फील्ड है भी वो इसकी तरफ एंटर करेगी। तो यहाँ पर फील्ड इस तरफ होगी E2 और यहाँ पर भी E2 फील्ड इस तरफ एक्ट करेगी। अब ये जो चार्ज है अभी हमारा पॉजिटिव है ए शीट का, इसकी फील्ड भी यहाँ से बाहर की तरफ जाएगी E1 और यहाँ से भी ये फील्ड हमारी बाहर की तरफ जाएगी E1 और यहाँ से भी ये फील्ड हमारी बाहर की तरफ जाएगी E1, ठीक है। अब देखो भी दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम है, तो E1 एंड E2 जो हमारी फील्ड्स हैं वो मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेंगी, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड जो हमारी E1 एंड E2 है वो दोनों का ही आंसर हमारा सेम रहने वाला है भी
दैट इज दी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर मैं रीजन नंबर 1 2 3 यहाँ पर कंसिडर करता हूँ तो भी क्या होगा। ठीक है, अब रीजन नंबर 1 में दोनों फील्ड ऑपोजिट हैं तो हमारी भी टोटल फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और रीजन नंबर 3 में भी सेम केस होगा। ठीक है, दोनों फील्ड ऑपोजिट हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो 0 आ जाएगी। अब जो रीजन नंबर 2 है भी उसमें दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा भी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा भी, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 के साथ 2 हमारा कैंसिल हो गया, सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि ये आगे भी यूज़ होगा कि अगर दो प्लेन पैरेलल शीट्स हैं विद इक्वल चार्जेस, ठीक है, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी उसका फार्मूला क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी फॉर्मूला यूज़ होगा तो आगे भी आपने इसको याद रख लेना है। इतना क्लियर है अभी। अब इसके बाद हमारी जो लास्ट एप्लीकेशन है अभी गोस थ्योरम की, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी स्फेरिकली चार्ज्ड कंडक्टिंग शेल, उसके ऊपर हमें सोल्व करनी है। सो नाउ भी अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, इस पूरे शेल के ऊपर भी चार्ज है मान लीजिए। ठीक है, तो इसके अराउंड किसी पॉइंट P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व आउट करना है। ठीक है, अब भी सबसे पहला केस ये है कि हमने जो है अभी वो अपना पॉइंट जो है अभी वो हमने कंसिडर करना है व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल। तो मान लीजिए यहाँ पर भी हमारा जो पॉइंट P है। ठीक है, अब हमने क्या करना है अभी, इस पॉइंट P में से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना है। उससे पहले इस पॉइंट को O कंसिडर कर लो और इस स्फेरिकल शेल के रेडियस को हम लोग मान लेते हैं भी R। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस जो कि आल्सो स्फेरिकल इन शेप होगा वो हमने ड्रॉ कर लेना है। इस चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के अराउंड हमारा ये गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करना है जैसे हमने पिछले सभी आर्टिकल्स में प्रूफ किया है। ठीक है, अब यहाँ से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो तो इस तरफ जाएगी सीधी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, और हमने शुरू से यही बात की है कि जो एरिया वेक्टर होता है भी वो भी परपेंडिकुलर रहता है। अब E और DS हमारे हो जाएंगे भी यहाँ पर पैरेलल। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर भी कुछ चार्जेस शो कर देते हैं। सो नाउ अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम हमारा भी केस नंबर है भी यहाँ पर ये 1। केस नंबर 1 में हमने क्या कंसिडर किया है, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल। ठीक है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम। गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी हमारा जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस वो क्या बनेगी भी, फाई इज इक्वल्स टू दी इंटेग्रल ऑफ E डॉट ds। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू दी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। सेम फार्मूला जो हम पहले से सोल्व करते आए हैं। सो नाउ E एंड ds एक दूसरे के हैं भी यहाँ पर पैरेलल। सो ये बन गया अभी cos 0 और Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब cos 0 की वैल्यू होती है अभी 1, सो E हमारा यहाँ से बाहर निकलेगा। सो इंटेग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटेग्रल भी अब क्या आएगा, अब देखो भी गॉसियन सरफेस का हमें रेडियस चाहिए तो यहाँ पर ये जो ds एरिया है भी दैट इज फॉर द गॉसियन सरफेस का एरिया। ये जो हमने बाहर वाला स्फीयर बनाया है इसका हमें रेडियस यानी कि इसका हमें सरफेस एरिया यूज करना है, तो इसका हम लोग रेडियस अज्यूम कर लेते हैं अभी स्मॉल r। ठीक है, तो ये जो है अभी वो कैपिटल R है इस स्फेरिकल शेल का रेडियस और स्मॉल r है गॉसियन सरफेस का रेडियस। तो यहाँ पर क्या लगेगा अभी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू दी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर है अभी। अब ये 4 पाई r स्क्वायर ओवर में जाएगा तो वहाँ पर हमारे लिए आंसर बन गया अभी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है जस्ट एज ए पॉइंट चार्ज वैसा ही सेम हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाता है। सो दिस इज फॉर दी r ग्रेटर देन कैपिटल R यानी कि रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल।
इतना हो गया भी क्लियर। आप लोग इसको आगे भी सिंप्लीफाई है कर सकते हैं, बट यहाँ तक भी हमारा सही है, ठीक है। सो शेल बिहेव एज ए, सो हेयर शेल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। शेल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, ठीक है, कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो इसने हमें जस्ट ऐसा फार्मूला दिया है कि जैसे सारा चार्ज उसके सेंटर पर हो और सेंटर से आर डिस्टेंस पर हम किसी पॉइंट पर फील्ड सोल्व कर रहे हैं, तो वही सेम फार्मूला इसने बना दिया है। इतना क्लियर है। अब देखो भी, अब आता है केस 2 की बारी। अब केस 2 में हमने क्या कंसिडर करना है, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द शेल, ठीक है, ऑन द स्फेरिकल शेल, यानी कि हमारा पॉइंट स्फेरिकल शेल के ऊपर है, ठीक है। तो भी क्या वैल्यू बनेगी कि हम लोग आर यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों ही हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो यहीं पर आ जाएगा भी, ठीक है, स्फेरिकल शेल के ऊपर ही। तो हम लोग सेम फार्मूले से ही सोल्विंग ये कर सकते हैं। यहाँ पर आर की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे भी, कैपिटल आर। सो ये हमारा भी फिर आंसर क्या बन जाएगा, सेम फार्मूला, दैट इज दी ई इज इक्वल्स टू दी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने स्मॉल आर को भी क्या पुट कर लिया है, कैपिटल आर, तो ये बन गया दिस वन, ठीक है, 4 आर इक्वल्स टू दी कैपिटल आर। अब इसमें हम लोग आगे भी सोल्विंग ये कर सकते हैं। वी नो दैट एज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल शेल, दैट इज इक्वल टू द क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल, दैट इज द क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल का भी एरिया क्या रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमें भी फिर क्या मिल गया कि टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू दी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर ई बिकम्स, ऊपर था भी यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या वैल्यू लग जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, और नीचे वैल्यू है भी हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब जो सेम टर्म्स हैं अभी वो हमारी सोल्व आउट हो जाएंगी। ये बच गया अभी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मतलब ऑन द स्फेरिकल शेल, तो हमारा सिंपल सा फार्मूला है भी सिग्मा ओवर ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आता है भी हमारा थर्ड केस, दैट इज पी पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अब देखो, जब पॉइंट P स्फेरिकल शेल के भी अंदर है, यानी कि स्मॉल r इज लेस देन r है, तो क्या होगा कि इनक्लोज्ड चार्ज, पहले हम लोग इनक्लोज्ड चार्ज को ही भी चेक कर लेते हैं, तो वो हमारा भी क्या बनेगा। अब देखो डायग्राम पर आते हैं भी वापस, ठीक है। अब अंदर पॉइंट होने का मीनिंग क्या है कि हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P यह कंसिडर कर लिया है। अब हम लोग अगर यहाँ पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, अब इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि सारे का सारा चार्ज तो यहाँ पर स्फेरिकल शेल के ऊपर है, उसके अंदर तो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, कोई चार्ज नहीं है। सो इस गॉसियन सरफेस के अंदर देयर इज नो चार्ज, सो जीरो इनक्लोज चार्ज है। तो हमारा भी आंसर अब यहाँ से क्या बन जाएगा, सो इनक्लोज्ड चार्ज ही हमारा अगर जीरो हो गया, सो देयरफॉर बाय द गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस इज 0 by epsilon naught, that is 0. So which implies that electric field is also 0 inside the shell, ठीक है। So inside the shell हमारी electric field 0 है, और on the shell हमारी electric field है कि भी सिग्मा by epsilon naught, और जो spherical shell के बाहर किसी पॉइंट के ऊपर है भी E is equal to Q by 4 pi epsilon naught over a r square, ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। आप लोग भी इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर कर दिखा सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। तो इसका अगर हमने ग्राफ बनाना हो तो भी वो हमारा किस तरह से भी यहाँ पर बनने वाला है, उसको आपने ध्यान से देखना है। सो भी अब हमारा भी यहाँ पर ग्राफ जो है भी वो कुछ बनेगा भी इस तरह से, ठीक है। तो हमने सबसे पहले भी क्या करना है कि जो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपना
ये एक्स एक्सिस के ऊपर दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ पर है भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या होगा कि जब तक तो भी आर की वैल्यू, ठीक है ना, रेडियस से स्मॉल है, ये वाला केस है, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़ीरो रहेगी। तो यहीं पर बन गई कर्व। जैसे ही भी आर की वैल्यू आर के, ठीक है, इक्वल आएगी, यानी कि यहाँ पर हम लोग आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू शो होगी भी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मान लीजिए वो सीधी यहाँ से वैल्यू शुरू हुई है, सो यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज़ दी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे जैसे हम लोग आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर रखेंगे, ठीक है, तो हमारी फील्ड के जो हमने फॉर्मूला किया था अभी, उसके ओवर में आता है भी आर स्क्वायर, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर है, तो वो इस तरह की शेप यहाँ से बन जाएगी। सो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एट दी रेडियस, यानी कि शेल के ऊपर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज़ दी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और आगे को जाएंगे तो वैल्यू हमारी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये आप लोगों ने केस को याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भी, आर इज़ लेस देन आर, उसके लिए ई हमारी ज़ीरो है। ठीक है, और यहाँ पर भी ई हमारी है मैक्सिमम, दैट इज़ दी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी कई बार आपको एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। इतना क्लियर है अभी? चलो, तो ये था अभी आपका गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस, और इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जो चैप्टर है अभी वो ख़त्म होता है। इसमें से सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज, ग्राफ्स मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो इन सभी के भी आंसर्स को आप लोगों ने राइट डाउन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो भी ये कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको स्टेटमेंट्स बनाकर एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो सभी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव ये कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं आपको इसकी एक पीडीएफ भी साथ में ही शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोग साथ में यूज़ कर लेना। और नोट्स अगर आपने साथ साथ में बनाए हैं तो इन सभी के साथ में ही आंसर्स को सोल्व करने की कोशिश करना। सभी के आंसर हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लियर है अभी? तो ऐसे हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।